मधुबन जंगल में रीमा चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वैसे तो उसका घर बहुत आलीशान था, लेकिन पति के देहांत के बाद घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से बोली, माँ, तुम दिन रात घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, आज से मैं भी घर चलाने में तुम्हारी मदद किया करूँगी। पिंकी बेटा, तुमने मेरा ख्याल करा, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मेरी मदद करोगी? नहीं माँ, बेटी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम तो बस एक काम करो, मेरे लिए 3 रोटियां सेक के बांध दो। मैं शहर में जाऊंगी, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा माँ। ठीक है पिंकी, मैं तेरे लिए 3 रोटियां बांध देती हूँ, लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू अपना पूरा ख्याल रखेगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रीमा नहीं चाहती थी कि पिंकी शहर काम पे जाए, लेकिन फिर भी पिंकी की जिद के आगे वो रोते रोते उसके लिए रोटियां बनाकर बांध देती है। ये ले बेटा पिंकी, जैसा तूने कहा था मैंने तेरे लिए 3 रोटियां बांध दी। याद रहे, अगर ज्यादा उड़ते उड़ते कभी तुझे भूख लगे तो बैठकर इन रोटियों को खा लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। पिंकी रोटी का थैला लेके शहर की ओर उड़ चली। वो मनी मन सोच रही थी कि बस अब उसे कोई काम मिल जाए और वो अपनी माँ की मदद कर सके। वहीं पिंकी को शहर भेजकर उसकी माँ रीमा बहुत दुखी हुई। रीमा के पड़ोस में एक तोता परिवार रहता था। तोते की बीवी मोनी बहुत चालाक थी और साथ के साथ चोर भी थी। उसने पिंकी को एक लाल पोटली लेकर शहर की दिशा की तरफ उड़ते हुए देखा। ये पिंकी लाल पोटली लेके शहर की तरफ क्यों जा रही है? लगता है रीमा ने पैसे देके कुछ सामान मंगवाया है। चलो इसका पीछा करके मैं चुपचाप से इसके पैसे चुरा लेती हूँ, बहुत काम चल जाएगा और कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा। मन में लालच लिए मोनी तोती पिंकी चिड़िया का पीछा करने लगी। इस सबसे अनजान उड़ते उड़ते पिंकी थक गई। उसे बहुत भूख लगी। एक पेड़ के पास जाकर उसने सोचा कि यहीं पर बैठ के भोजन कर लिया जाए। पिंकी को ना तो ये पता था कि उसकी पड़ोसन चोरी के लालच में उसका पीछा कर रही है, और ना ही ये पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठी है वो जादुई है और उस पर 3 जादुई परियां रहती हैं। नीचे बैठी बैठी पिंकी सोच रही थी कि सफ़र लंबा है। माँ ने 3 रोटियां दी हैं, तो इस समय वो कितनी रोटी खाए? क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं? पिंकी की बात सुनकर ऊपर बैठी हुई परियां डर जाती हैं। अरे बाप रे, आज तो शायद यहाँ कोई खतरनाक पक्षी आ गया, हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। तभी उनमें से एक परी बोली, आप मत डरिए रानी परी, मैं नीचे जाकर देखती हूँ क्या है। अरे ओ चिड़िया, मैं गुलाबी परी हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं तुम्हें एक जादुई कटोरा देती हूँ। इस कटोरे से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। पेट भर कर खाना और फिर यहाँ से चली जाना। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बोली, कटोरे से कुछ मांग कर देखा जाए। भर जा कटोरे खाने पीने के पकवानों से। अरे वाह, ये तो इतने सारे खाने से भर गया। अब मुझे और माँ को कभी खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलो मैं इसे लेके माँ के पास जाती हूँ। अरे वाह, ये तो पैसे से भी बढ़िया कटोरा है। इसे चुरा के तो खाने पीने की सारी समस्या ही हल हो जाएगी। तभी मोनी तोती बाजार जाके बिल्कुल वैसा ही कटोरा ले आई और तुरंत भागकर आई जहाँ पर पिंकी थककर सो गई थी, और उसने तुरंत ही वो कटोरा अपने कटोरे से बदल दिया। खुशी खुशी दौड़कर पिंकी अपने घर वापस गई और माँ के पास जाकर बोली, देखो देखो माँ, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए। देखो मुझे क्या दिया है परी ने। इस कटोरे से जो मांगोगे वही मिलेगा। अब हमें खाने के लिए कहीं पर भी नहीं भटकना पड़ेगा। देखो माँ देखो।
ये कटोरा उठा के तू कहाँ से ले आई? माँ, ये जादुई कटोरा है, मुझे परी ने दिया है। रुको, देखो मैं दिखाती हूँ। भर जा कटोरे बड़े बड़े पकवानों से, भर जा कटोरे मिठाइयों से, भर जा कटोरे खाने से। पिंकी के लाख कोशिश करने के बाद भी कोई जादू नहीं हुआ। उसकी माँ ने कहा कि तू शहर जाके पता नहीं क्या क्या कर रही है, आगे से तू शहर नहीं जाएगी। लेकिन पिंकी ने उससे जिद करी और कहा कि माँ, मुझे फिर से 3 रोटी दे दो, अब की बार मैं पक्का ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पिंकी फिर शहर जाते वक्त उसी पेड़ पर बैठी और रोटियों को देखकर बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? पिंकी इंतजार करने लगी, क्या परी फिर से वापस आती है। उधर परियां फिर से डर गईं, बोली, ये चिड़िया तो दोबारा आ गई। इस बार पीली परी बोली, रानी आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं जाकर देखती हूँ। क्या बात है पक्षी, तुम फिर खाने के लिए यहाँ पर आ गई? तुम्हें हमने कटोरा दिया तो था। तुम भी झूठी हो और तुम्हारा कटोरा भी झूठा, उसमें तो कोई खाना नहीं निकला। कटोरा झूठा है, ना हम झूठे हैं और ना ही हमारा कटोरा। चलो, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें एक बाल्टी देती हूँ, जिस बाल्टी में से दूध कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, तो भर जा बाल्टी दूध से। ये देख के पिंकी बहुत खुश हुई। उसे लगा अब माँ उससे नाराज नहीं होगी। अच्छा हुआ मैंने इस बार भी पिंकी का पीछा किया। कटोरे के साथ साथ इसकी बाल्टी भी चुरा लूंगी। इस बार भी मोनी ने बड़ी चालाकी से वैसे ही बाल्टी के साथ उस बाल्टी को बदल दिया जो पिंकी को परियों ने दी थी। पिंकी का सोना इस बार भी उसके लिए भारी पड़ा। पिंकी फिर अपने घर जाके माँ को बाल्टी दिखाती है। भर जा बाल्टी दूध से, भर जा बाल्टी दूध से। लेकिन उसमें तो फिर से कुछ नहीं होता। पिंकी, तुम तो सचमुच में शहर जाके बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। ये फिर से क्या उठा लाई? नहीं माँ, सच में परियां हैं, वो मुझे बुद्धू बना रही हैं। सच में परियां हैं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार पक्का आप मुझे 3 रोटियां बना के दीजिए। इस बार मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगी। उन्होंने मुझे 2 बार बुद्धू बनाया, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी माँ। उधर मोनी तोती पिंकी के कटोरे से खाना बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही थी और रईस होती जा रही थी। इस बार पिंकी फिर से उसी परियों के पेड़ पर जाकर बैठी और फिर से बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? परियों को समझ में नहीं आता कि ये पक्षी बार बार यहाँ क्यों आ जाता है उन्हें खाने के लिए। इस बार वो तीनों एक साथ जाने का फैसला करती हैं और सोचती हैं कि इस बार इस किस्से को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। अरे ओ पक्षी, मैं रानी परी हूँ। ये बताओ, तुम बार बार यहाँ हमें खाने क्यों आते हो, जबकि मेरी दोनों परियों ने तुम्हें इतने सारे उपहार दे दिए हैं। आपकी दोनों परियां झूठी हैं, उन्होंने मुझे झूठे उपहार दिए। घर जाके किसी भी उपहार में से न खाना निकला न ही दूध। रुको परियों, गुस्सा मत करो, मैं अभी जादू से पता करती हूँ कि इसके पीछे क्या माजरा है। रानी परी को पता चल जाता है कि ये तो सब मोनी तोती की चालाकी है। वही चुपचाप पिंकी के सो जाने के बाद उसका सारा सामान चुरा लेती है। सुनो चिड़िया, इसमें मेरी परियों की कोई गलती नहीं। तुम्हारी पड़ोसन मोनी तुम्हारा पीछा करती है और जो भी सामान हम तुम्हें देते हैं वो उसको बदल देती है। सुनो, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा सामान दूंगी जिससे तुम उसकी चोरी भी पकड़ लोगी और अपना सारा सामान भी वापस ले लोगी। इस बार भी मोनी तोती वहीं गई जहां पिंकी हर बार सो जाती है। पिंकी सोने का नाटक कर रही थी। मोनी को नहीं पता था और वो ये ढूंढने लगी कि इस बार परी ने उसे क्या सामान दिया है। मोनी को देखकर पिंकी तुरंत उठकर बैठ जाती है और बोलती है, बांध मेरी रस्सी मार मेरे बेलन, बांध मेरी रस्सी मार मेरे बेलन। मुझे माफ कर दो पिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा सामान नहीं चुरा कर बदलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो पिंकी। चोरी करना बहुत गलत बात होता है। आपको मेरा सामान चुरा कर मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। आप मुझे मेरा सारा सामान वापस दे दीजिए और मुझसे वादा करिए कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो पिंकी।
फिर पिंकी खुशी खुशी सारा सामान अपनी माँ के पास लेकर जाती है। उनको अब अपना जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं आती। परी की वजह से अब उनके पास खाना और दूध की कोई कमी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, आप हमारा वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके की कहानियाँ आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिंकी चिड़िया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी। बस उसकी एक ही विशेषता थी कि वह दिखने में सुंदर थी, इसलिए सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। पिंकी को इस बात का घमंड हो गया था और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी थी जो सुंदरता में कुछ कम थी। वो सबसे ज्यादा डॉली से नफरत करती थी क्योंकि उसका रंग कुछ काला था और वो थोड़ी सी मोटी थी। वह हमेशा उसे मोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन डॉली का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कुछ भी नहीं कहती थी। डॉली बड़ी भोली भाली लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उससे बहुत प्यार करती थी। घर पर माँ भी उससे बहुत खुश रहती थी। हर समय वो काम में माँ का सहयोग देती थी। वह हर काम मन लगाकर करती थी। वो बहुत सफाई पसंद थी, इसलिए हमेशा साफ सुथरी भी रहती थी। पिंकी सारे दिन घर से बाहर खेला करती थी। अब स्कूल में परीक्षाएं निकट आ गई थीं, लेकिन उसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। एक दिन पिंकी सवेरे अपने घर से बाहर निकली। उसके पापा नए गेंद लेकर आए थे, इसलिए वो बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली दिव्या के घर पर गई। दिव्या उस समय घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। पिंकी बोली, दिव्या चलो बाहर खेलने चलते हैं। नहीं पिंकी, मुझे अभी बहुत काम करना है, फिर सवेरे सवेरे पढ़ाई का समय होता है, मैं शाम को खेलूंगी। यह सुनकर पिंकी ने मन ही मन कहा, बढ़िया ही काम करने वाली, और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली रीता के घर पर गई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, रीता क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और घर का काम भी करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर गई, पर सभी पढ़ाई कर रही थी। किसी को भी खेलने की फुर्सत नहीं थी। पिंकी ने सोचा, इन सबको क्या हो गया है? इन्हें तो बस घर के काम करना और किताबें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर पिंकी अपनी प्रिय सहेली नीता के घर पर गई, लेकिन वह भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। क्या हरदम तोते की तरह किताबें रटती रहती हो? चलो बाहर खेलने चलते हैं। पिंकी, वार्षिक परीक्षा आ गई है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फेल हो जाओगी। पिंकी उदास मन से लौटने लगी। तभी उसे नीता की आवाज सुनाई दी। वह अपनी माँ से कह रही थी, देखो ना माँ, पिंकी सवेरे सवेरे खेलने आ गई। उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं खेलूंगी। जब देखो तब अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो डॉली बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने में भी होशियार है, बस थोड़ी सी मोटी है और रंग जरा सा काला है। ये पिंकी उस बेचारी को मोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, नीता, सुंदरता का रंग नहीं गुण होता है। अच्छे गुण ही डॉली की सुंदरता है। पिंकी इसके आगे कुछ न सुन सकी, लेकिन चुपचाप अपनी घर की ओर जा रही थी। लेकिन तभी वो एक पेड़ में जाकर अटक गई। डॉली अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने पिंकी को नीचे गिरते हुए देखा और तुरंत दोनों हाथों से पकड़कर उसे बड़े प्यार से उठाया। यह देखकर पिंकी की आंखें भर आई। वे मन ही मन सोच रही थी कि वो डॉली से कितनी नफरत करती थी, लेकिन डॉली के मन में उसके लिए कितना प्यार है। वह बोली, डॉली, तुम सबसे सुंदर हो और मैं ही मोटी बिल्ली हूँ। मैंने तुम्हें काफी तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। अरे भला सहेली से क्या माफी मांगी जाती है? डॉली बोली, सचमुच
पिंकी ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना बंद कर दिया और डॉली को चिढ़ाना भी छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुंदरता रंग और आकार से नहीं, गुणों से होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुबन जंगल में एक कौवा परिवार रहता था। माँ कौवा अपने अंडे की रक्षा करती थी और पापा कौवा खाने पीने के लिए कमाने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है कि एक अजीब घटना घटी। एक सरस पक्षी कुछ लेकर उड़ रहा है और चील उसका शिकार के लिए पीछा कर रही थी। सरस पक्षी उड़ते उड़ते माँ और पापा कौवे के घोंसले पर आकर बैठ जाता है। उसे लगता है वो चील से छिप जाएगा। फिर वो सरस पक्षी अपनी टोकरी का अंडा निकाल के कौवे के घोंसले में रख देता है और वहाँ से उड़ जाता है। तभी वहाँ पर माँ कौवा आ जाती है और देखती है कि घोंसले में तो 2 अंडे हैं। अरे, ये दूसरा अंडा यहाँ कैसे आया? मेरे घोंसले में तो एक ही अंडा था। ये दूसरा अंडा किसका है? तभी वहाँ पर पापा कौवा आता है। अरे, ये एक के बजाय 2 अंडे कैसे? पता नहीं, मैं भी यही देखकर हैरान हूँ। अब हम इस अंडे का क्या करेंगे? क्या हम इसे कहीं पर छोड़ आए? नहीं, जहाँ पर एक बच्चा है दूसरा भी पल ही जाएगा। इसे मैं अपने ही बच्चे के साथ रखूंगी। इसी तरह समय बीतता गया और अंडे में से चूजे बड़े हो गए। बच्चों, मैं बाजार से खाने का सामान लेकर आती हूँ। तुम दोनों ज्यादा शैतानी मत करना और एक दूसरे के साथ ही रहना। तभी वहाँ पर भानु चिड़िया आ जाती है। सभी पक्षियों में से वो सबसे ज़्यादा शैतान थी और सबको तंग करना उसकी फितरत थी। वो आकर उन बच्चों से बोली, हा 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 हा, वो देखो, गोरे का भाई काला, काले का भाई गोरा, गोरे का भाई काला, काले का भाई गोरा। ये तो एक अजीब जोड़ी है गोरे काले भाइयों की। देखो तो जरा, हा 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 हा। गोरा, तुम तो कालू के भाई ही नहीं हो। तुम्हें तो कौवा फैमिली कचरे से उठा के लाई थी। उसकी बात सुनकर गोरा चूजा रोने लगा। अरे गोरा, तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो? तुम मेरे भाई हो और मेरे भाई ही रहोगे। नहीं कालू भाई, मैं तुम पे और मम्मी पापा कौवे पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे गोरा, रुको, कहाँ जा रहे हो? गोरा, रुको गोरा। उधर पापा कौवा इस सारी बात से बेखबर घर की ओर आ रहे होते हैं। गोरा मुझे छोड़कर चला गया। गोरा चला गया। क्या हुआ कालू? कहाँ चला गया गोरा? तुम क्यों रो रहे हो? पापा, भानु चिड़िया ने गोरा से कहा कि वो हमारा भाई नहीं है। वो दुखी दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। तभी बाजार से माँ कौवा आ जाती हैं। पापा कौवा माँ कौवा को सारी बात बताते हैं। फिर वो तीनों बिना देरी किए गोरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गोरा बेटा, कहाँ हो तुम? गोरा, गोरा मेरे भाई, कहाँ हो तुम? गोरा बेटा, घर वापस आ जाओ। गोरा, घर आ जाओ गोरा बेटा। वहीं गोरा अपने दोस्त उल्लू के पास बैठा हुआ सारी बात बता रहा था और रो रहा था। इतने में ही कौवा परिवार उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। गोरा बेटा, ऐसे किसी की बात सुनकर घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं होती बेटा। कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे ही बेटे हो। हाँ, कालू का भाई गोरा है गोरा। हम तुम्हें हमेशा कालू की तरह ही प्यार करेंगे। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बेटे हो। आज से और अभी से ये बात तुम अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। अब मैं आप तीनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा।
तो फिर देर किस बात की है, चलो अपने घर वापस चलो। इसके बाद कौवा परिवार के साथ गोरा खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और अब मधुबन जंगल में खिलखिलाती हुई धूप निकल चुकी थी। कौवा भैया, अब तो धूप का मौसम आ चुका है और बहुत सुहानी हवा भी चल रही है। अब हम सबको अपना बाजार फिर से खोल लेना चाहिए ताकि हम कुछ कमाई भी कर सकें। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो घरों में जमा करे हुए दाने भी खत्म होने वाले होंगे। मैं जाके राजा से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अब वो बाजार खोलने का आदेश दे दें। मधुबन जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बाजार था जहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मिलता था। सिर्फ मधुबन जंगल में ही नहीं, बाकी सभी जंगलों में भी उसका बहुत नाम था। बारिश के समय में उसे बंद रखते थे, लेकिन मौसम ठीक होते ही वहाँ फिर से रौनक लग जाती थी। कौवे के राजा से बात करने के बाद राजा ने अपने कबूतर से कहा कि पूरे गांव में जाके ये ऐलान कर दे कि अब सारे पक्षी अपना अपनी दुकानें बाजार में खोल सकते हैं और फिर से व्यापार कर सकते हैं। सुनो सुनो, राजा ने कर दी घोषणा, फिर से खुलेगा बाजार, फिर से चलेगा व्यापार। सुनो सुनो, राजा ने कर दी घोषणा, फिर से चलेगा बाजार, फिर से होगा व्यापार। ये तो राजा ने बहुत अच्छा करा, तो बाजार खोल दिया। अब तो फिर से रौनक लगेगी। चलो चलो अपने अपने घर चलते हैं और फिर बाजार खोलने की तैयारी करते हैं। इस बार हम बहुत अच्छे से बाजार लगाएंगे। रीमा चिड़िया बड़ी ही मेहनत से सब्जियों की दुकान लगाती थी। वो खुद खेतों में जाकर अच्छी अच्छी और ताज़ी सब्जियां लेकर आती थी और उसका व्यापार करती थी। वो इस बार बहुत खुश थी। उसने सोचा कि इस बार खेती भी अच्छी हुई है, इसलिए वो बहुत अच्छा ही व्यापार करेगी। इस खुशी में वो उड़कर अपने घर को जाने लगी। जिस पेड़ पर रीमा का घोंसला था, उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का परिवार और उस पेड़ के नीचे ओट में एक चींटी का परिवार भी रहता था। रीमा चिड़िया को खुशी खुशी घर वापस लौटते देख चींटी उससे बोली, क्या बात है रीमा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बात तो खुशी की ही है, तुम भी सुनोगे तो और खुश हो जाओगे। राजा ने बाजार खोलने का आदेश दे दिया है। अब हम फिर से व्यापार कर सकते हैं और अगर व्यापार अच्छा चल गया तो मैं पहले से भी ज्यादा आप दोनों की मदद कर पाऊंगी। ये सुन के मधुमक्खी की आंखें भर आईं और वो चिड़िया से बोली, अरे बहन, मैं और चींटी का परिवार तो पहले से ही तुम्हारा कर्जदार है। यहाँ तक कि जंगल में सभी लोग जिस पेड़ पे चींटी या मैं रहते हैं, वहाँ हमारे डंक से और हमारी तादाद के डर से अपना घोंसला नहीं बनाते। तुमने पहले ही हमारी बारिश के समय में बहुत मदद की है। तुम और तुम्हारा परिवार हमारे सच्चे पड़ोसी हैं, इसलिए तुम्हें हमारी किसी भी चीज में कोई भी जरूरत हो तो तुम हमें बेझिझक बताना। इस मौसम के व्यापार में हम तुम्हारी दिल खोल के मदद करेंगे। मक्खी और चींटी की बात सुनकर चिड़िया खुश होकर अपने घर आती है और अपनी बेटी को व्यापार शुरू होने के बारे में बताती। पिंकी बेटा, राजा ने घोषणा कर दी है कि बाजार खुलने वाला है। हमें फिर से फलों और सब्जियों की दुकान लगानी होगी, इसलिए बेटा तुम तैयार हो जाओ। हमें खेत पे जाके ताजे ताजे फल और सब्जियां इकट्ठी करनी है ताकि अच्छा व्यापार कर सके। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी सब्जियों के खेत की तरफ उड़ चलती हैं। वो मन में सोचती हैं इस बार व्यापार में कोई कमी नहीं रखेंगी ताकि खुद भी अगले मौसम की तैयारी कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। वो दोनों अपने हिसाब से काफ़ी सारी सब्जियां इकट्ठा कर लेती हैं। लगता है बेटा हमने काफी सब्जियां इकट्ठी कर ली। एक दो हफ्ते के व्यापार के लिए तो ये काफी रहेंगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए घर चलते हैं। अगली सुबह सभी लोग चलते हैं और बाजार को खोल देते हैं। देखते ही देखते बाजार में रौनक लग जाती है और पशु पक्षी आकर बाजार की रौनक देखने लगते हैं।
उधर रीमा ने भी ताज़ी सब्जियों की दुकान लगाई थी और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लग गया। उसने बहुत अच्छा व्यापार करा, सबको उसकी सब्जियां बहुत पसंद आईं और उन्होंने फिर से आने का भी वादा किया। शाम के वक्त सभी पक्षी मिलकर कैसे व्यापार हुआ इस बात पे चर्चा करते हैं। आज बहुत अच्छा व्यापार हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस बार बारिश आने से पहले हम काफ़ी कुछ जमा कर लेंगे। बाकी जंगलों से भी पक्षी आने शुरू हो गए हैं। हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस बार का व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस बार हम अच्छे से पैसे जमा कर लेंगे। पक्षियों को नहीं पता था कि उनकी ये सारी बातें गोगा कौवा सुन रहा था। वह कौवा अच्छा नहीं था और उसके चील के साथ संबंध थे। लोगों को डरा धमका के पैसे लूटना यही इन दोनों का काम था। उसने सोचा कि चलो ये बात जाकर मैं चील को बताता हूँ, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी और चील खुश होकर मुझे इनाम भी देगा। गोगा तुरंत ये खबर लेकर अपने मालिक चील के पास पहुंचा। उसने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इस बार बहुत अच्छा हफ्ता मिलेगा। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई गोगा। इस बार मैं सब जगह आतंक मचाकर खूब सारा हफ्ता इकट्ठा करूंगा और इससे हमें भी बारिश के मौसम में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगली सुबह चील बाजार में चला जाता है हफ्ता वसूलने के लिए और सबसे पहले वो रीमा की दुकान पे जाता है। अरे चील भैया, आपको भी कोई सब्जी चाहिए? बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? मुझे सब्जी वब्जी नहीं चाहिए, मुझे तो हफ्ता चाहिए। अगर दुकान चलानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा। हफ्ता? ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? हम तो जंगल में मिलजुल के रहते हैं। ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। किस बात का हफ्ता चाहिए भैया आपको? नहीं भैया, ये तो दादागिरी है। अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप मुझसे ले जाइए, लेकिन ये हफ्ता मांगना ये तो बिल्कुल ही गलत है। हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा, देती हो या नहीं? नहीं भैया, ये गलत बात है। मैं आपको हफ्ता नहीं दूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर चील ने रीमा की दुकान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और बेचारी रीमा कुछ नहीं कर पाई। रीमा चिड़िया का उदाहरण देकर चील ने पूरे ही बाजार में दहशत फैला दी और सबसे खूब सारा पैसा लूट लिया। बेचारे पक्षी डर के मारे कुछ नहीं कर पाए और चुपचाप अपनी कमाई का एक हिस्सा चील को दे दिया। चील के जाने के बाद सभी पक्षी रीमा के पास जाते हैं। वह बुरी तरह रो रही थी। पक्षी कहते हैं, रीमा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता मत करो। मैं खुद पुलिस के पास जाकर इस बात की खबर दूंगी। तुम अपने घर जाओ और आराम करो। मैं पुलिस को लेकर वहीं तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। उस चील से सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका निकल ही जाएगा, ठीक है? इतने में रीमा अपने घर पहुंचती है। वो अपनी बेटी और पड़ोसी मधुमक्खी और चींटी को सारी बातें बताती है और वो लोग भी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। इतनी देर में ही वहाँ पर तोती और पुलिस आ जाते हैं। रीमा, मुझे तुम्हारी दुकान के बारे में पता चला, मुझे बहुत अफसोस है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालकर उस चील को इस बार जरूर पकड़ लूंगा। हर बार वो शातिर अपनी ताकत के दम पे निकल जाता है, लेकिन इस बार हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो हम उसको सलाखों के पीछे बंद कर सकें। मक्खी बहन, ये तो रीमा के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी कितनी मदद करी थी। उस दुष्ट चील ने उसकी सारी दुकान और सारी सब्जियां तोड़ दी। हाँ चीटी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। उसने हमारी बहुत मदद करी। क्या कहती हो, हमें उसकी इस बार मदद करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं। बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मेरे दिमाग में एक बेहतरीन युक्ति आई है उस चील को सबक सिखाने की। फिर वो कभी बदमाशी नहीं करेगा। चलो पुलिस के पास चलते हैं। चींटी और मक्खी दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो रीमा के पड़ोसी हो ना? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, हम दोनों रीमा के ही पड़ोसी हैं और हम आपकी चील को पकड़ने में मदद करने के लिए आए हैं। अगर आप ठीक समझें तो हमारे मन में एक विचार आया है। हम वो आपको बताना चाहते हैं, जिससे आप चील को जल्द ही पकड़ लेंगे। अच्छा, बताओ क्या आया है तुम्हारे दिमाग में? चींटी और मक्खी पुलिस को अपना
विचार बताती हैं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हम ऐसा ही करेंगे। इससे हम चील को पकड़ लेंगे और रीमा का बदला भी ले लेंगे। पुलिस को विश्वास में लेकर चीटी और मक्खी वहां गए जहां पर गोगा कौवा रहता था। उन्हें पता था कि वो चील का पक्का खबरी है। वहां जाकर वो दोनों बोली, चीटी, चील ने अच्छा नहीं किया रीमा के साथ, लेकिन रीमा भी कम नहीं है। उसने अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि वो चील के डर से दुकान लगाना बंद नहीं करेगी। अब वो अपनी दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगाएगी। चलो हम भी बाकी दोस्तों को ये खबर दे देते हैं। चीटी और मक्खी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। गोगा ने जाके चील के आदमी को सारी बातें बता दी कि अब रीमा चील से बदला लेने के लिए अपनी दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगाने वाली है। क्या तुम सच कह रहे हो गोगा? रीमा की इस चालाकी को अगर सारे पक्षियों ने मान लिया तो इस तरह तो चील को हफ्ता मिलना ही बंद हो जाएगा और हमारा दाना पानी भी खत्म हो जाएगा। चलो हम अभी जाके सरदार को सारी बातें बताते हैं। वो दोनों चील के पास जाकर चील को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। रीमा खुद को बहुत होशियार समझती है। उसे लगता है कि वो मुझे धोखा दे सकती है। मैं उसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा। मैं रंग बिरंगे जंगल में भी जाके उसकी दुकान उजाड़ सकता हूँ। उसने मुझे शायद हल्के में ले लिया। इसके बाद मन ही मन चील रीमा को सबक सिखाने की ठान लेता है। उधर युक्ति के अनुसार चीटी और मक्खी के कहने पर रीमा ने अपनी सब्जी की दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगा ली। जैसे ही चील रीमा पे हमला करने के लिए आई, मधुमक्खी और चींटियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने उसे बचने का कोई भी मौका नहीं दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस तरह चींटी और मधुमक्खी ने अपनी दोस्ती और एकता के बल पे चील को पुलिस के हवाले कर दिया। चीटी बहन और मक्खी, तुमने मेरी बहुत मदद करी। तुम्हारी ही वजह से आज चील पकड़ा गया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? एहसान? कैसी बात करती हो रीमा? तुमने क्या हमारी कम मदद करी है? और दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। हम मिलजुल के रहते हैं और ये हमारा फर्ज था। अब तुम आराम से अपना व्यापार करो और खूब तरक्की करो। जो भी पैसा चील से बरामद हुआ था और जो उसके पकड़े जाने पे इनाम के रूप में मिला था, रीमा ने ईमानदारी से सभी पक्षियों में बांट दिया ताकि वो लोग फिर से अपने व्यापार पे वापस जा सकें। इस तरह रीमा के प्यार भरे व्यवहार के कारण चींटी और मक्खी की मदद से चील पकड़ा गया और बाजार में फिर से रौनक लग गई। इस बार जंगल का व्यापार पिछली बार से बहुत अधिक हुआ क्योंकि इस बार उन्हें कोई तंग करने वाला जो नहीं था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही नई नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। देखते रहिए टून जी। अरे वाह पिंकी बेटा, स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी। मैंने तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है। लंच टाइम में उसे खा लेना। हाँ जी माँ, मैं बिल्कुल टाइम से अपना टिफिन खत्म कर लूँगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं बस अपनी ये बुक बैग में रख के स्कूल के लिए निकलने ही वाली हूँ। ठीक है बेटा। अरे लो, शानू भी आ गया। अब तुम दोनों साथ ही स्कूल के लिए निकल जाना, ठीक है? अरे वाह पिंकी, तुम तो बिल्कुल रेडी हो और मुझे लगता है तुमने तो साइंस का होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ जी, कर लिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अपनी कॉपी नहीं करने दूंगी। अपना काम खुद से ही करना होगा, समझे? ठीक है बाबा, मत करने देना। अच्छा शानू, तुम एक काम करो, तुम स्कूल के लिए चलो। मैं अपनी ये बैग बुक में रखकर और पिताजी को बाय बोलकर बस अभी स्कूल के लिए निकल रही हूँ। पिंकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो अपनी सारी अध्यापिकाओं की चहेती थी। वो मन ही मन सोचती हुई जा रही थी कि आज तो मैंने साइंस का होमवर्क बहुत अच्छा करा है। ज़रूर मुझे मेरी अध्यापिकाओं से आज इनाम मिलेगा या फिर वो मेरी बहुत तारीफ करेंगी। तभी रास्ते में चलते चलते वो एक सेब के बागीचे में जाकर रुक जाती है और सोचती है,
अरे वाह, कितने अच्छे फल हैं। रोज ये बगीचा मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता है। मेरा तो बहुत मन करता है इन्हें खाने का। क्या आज मैं थोड़े से फल खाकर स्कूल चली जाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, थोड़े से फल खा ही लेती हूँ। इतने रसीले, इतने सुगंधित फल हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सोच के पिंकी वहाँ पर फल खाने के लिए रुक जाती है। स्कूल का टाइम हो गया है, इस बात का उसे ध्यान ही नहीं रहता और बस वो फलों का आनंद लेती रहती है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि चलो अब स्कूल के लिए चला जाए। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग बंद हो गई। मुझे लगता है आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गई। सारे बच्चे अंदर चले गए और शायद क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आज तो मैम मुझे बहुत डांटेंगी। अब मैं मैम को पता नहीं अपना साइंस प्रोजेक्ट भी दिखा पाऊंगी या नहीं। मेरा होमवर्क भी चेक नहीं होगा। ने देखा कि उसकी क्लास तो वहाँ शुरू हो चुकी थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैम पढ़ा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे बाप रे, ये तो क्लास स्टार्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? इसमें सोचने वाली क्या बात है? बोल दो कि तुम किसी की मदद करने के लिए रुक गई थी, इस वजह से तुम्हें देर हो गई। नहीं पिंकी, झूठ बोलना गलत बात है और तुम तो अच्छी बच्ची हो, इतनी समझदार हो, तुम झूठ नहीं बोलोगी, है ना? इतना मत सोचो पिंकी, तुम्हें तुम्हारी टीचर से डांट नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होमवर्क भी चेक हो जाएगा। उल्टा टीचर तुम्हें शाबाशी देंगी। ये झूठी शाबाशी किस काम की पिंकी? सोचो, अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुमने झूठ बोला तो उन्हें कैसा लगेगा, और अगर टीचर को पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो वो तुम्हें उल्टा और ज़्यादा डांटेंगी पिंकी। इसलिए तुम झूठ मत बोलना। ओहो, बस भी करो तुम दोनों। अरे बेटा पिंकी, आज तुम क्लास के लिए लेट हो गई। तुम तो कभी लेट नहीं होती। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? सोच क्या रही हो पिंकी? बोल दो कि तुम किसी की मदद कर रही थी। ज़रा से झूठ से कुछ नहीं होता। अगर सच बोलोगी तो मैम तुम्हारा प्रोजेक्ट भी नहीं देखेंगी। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स भी काट दें, हो सकता है तुम्हारे घर पे भी फ़ोन कर दें। बोल दो पिंकी, बोल दो झूठ। वो मैम, ऐसा हुआ कि जब मैं घर से निकली तो मैंने देखा वो अरे, घबराओ मत बेटा पिंकी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बिना डरे बोलो बेटा। मैं तो समय से ही निकली थी स्कूल आने के लिए, लेकिन जब मैं स्कूल के लिए निकली तो मैंने देखा हमारे पड़ोस में जो कबूतर फैमिली रहती है, उनका छोटा सा बच्चा पेड़ में अटक गया था। अरे बाप रे पिंकी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो कैसा है? हाँ मैम, एक टहनी उसके पंख में घुस गई थी और बहुत खून भी निकल रहा था। उसको मैं वहाँ से निकाल के किसी तरीके से डॉक्टर के पास ले गई और तब तक वहीं रुकी रही जब तक उसकी पट्टी नहीं हो गई। वो बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अरे वाह बेटा पिंकी, ये तो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तुम्हें तो तारीफ मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब मैम आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? आप मुझे पनिशमेंट नहीं देंगी? आप मेरा होमवर्क भी चेक करेंगी, है ना मैम? अरे नहीं पिंकी बेटा, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगी? तुमने तो इतनी बहादुरी का काम करा। तुम्हारी क्लास के हर बच्चे को ही मैं यही कहूँगी कि पिंकी की तरीके से ही ऐसे समय में बहादुरी दिखानी चाहिए और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। पिंकी का स्कूल का दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन छुट्टी होने के बाद जब वो घर जा रही थी तो उसने शानू चिड़े के साथ अपने दोनों टीचरों को बात करते हुए सुना। अरे सर, आप 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली पिंकी को तो जानते हैं ना? हाँ मैडम, जानता हूँ। बताइए क्या बात हुई? बात कुछ नहीं, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी होशियार पिंकी पढ़ाई में है, उतनी ही बहादुर बच्ची भी है। पता है उसने क्या किया? नहीं मैम, बताइए क्या किया? उसने बहुत बहादुरी से अपने पड़ोस में घायल हुए एक बच्चे की मदद करी। अरे वाह, ये तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, पता है वो उसे डॉक्टर के पे लेकर गई और जब तक डॉक्टर ने उसे बिल्कुल ठीक घोषित नहीं कर दिया तब तक उसने उसे अकेले नहीं छोड़ा। मुझे तो पिंकी के ऊपर बहुत गर्व है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही मैम। पिंकी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया और बहादुरी भी दिखाई। जी सर, मुझे लगता है कि हमें पिंकी को इस काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी पिंकी से प्रेरणा मिल सके और पिंकी का भी प्रोत्साहन होगा। जी मैडम, मैं कल ही प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ। अरे वाह पिंकी, सुना तुमने टीचर ने क्या कहा?
अब तुम्हें पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार में मिलेगा। अरे तुम्हारा तो बहुत नाम होगा, तुम्हारे तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी ही तरह बहादुर बनूंगा। कभी मुझे कोई भी मुसीबत में मिला तो उसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ शानू, ठीक है, अब घर चलो, बहुत देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होंगी। झूठ बोलने के बाद पिंकी बहुत उदास थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती ना? हाँ पिंकी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने अच्छी आदत नहीं होती। हम अपनी परेशानी से भागने के लिए झूठ बोल तो देते हैं, लेकिन उसे छुपाने के लिए हमें और भी कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और हाँ, यदि हम किसी से झूठ बोलें और उसे पता चल जाए तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। इससे हमारी छवि भी खराब होती है। इसलिए बेटा याद रखो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अच्छा चलो, अब खाना खा के सो जाओ, ठीक है? कल सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ। आज की बात को लेकर पिंकी का मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। ओहो पिंकी, तुम भी क्या छोटी सी बात को लेकर बैठी हो? इतना भी बड़ा कौन सा झूठ बोल दिया? और तुमने देखा नहीं, टीचर ने तुम्हें इनाम देने के लिए भी कहा है। अब छोड़ो, खुश हो जाओ। नहीं पिंकी, सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और ऐसे इनाम का क्या फ़ायदा जो झूठ बोलकर मिले? तुम्हें जाके टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है पिंकी। तुम तो अच्छी हो, तुम जाके टीचर से माफ़ी मांगोगी ना? नहीं पिंकी, तुम्हें पूरे स्कूल के सामने इनाम मिल रहा है, तुम्हारा कितना नाम होगा। और अगर तुम जाके टीचर को बोलोगी कि तुमने झूठ बोला तो क्या वो तुम्हें माफ़ कर देंगी? उल्टा तुम्हें और सज़ा देंगी। इसके बारे में मत सोचो। नहीं पिंकी, ये ठीक नहीं। तुम्हें जाके टीचर को सब सच बताना पड़ेगा। पागल हो क्या? इसकी बिल्कुल मत सुनो, ये तो पागल है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगी और तुम्हारी सबके सामने शर्मिंदगी भी होगी। मत सुनो इसकी। हे भगवान, तुम लोग बस करो और जाओ यहाँ से। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त भी पिंकी बहुत परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीचर से सच कहे या झूठ। पर स्कूल पहुंचकर पिंकी अपनी टीचर के पास जाती है और बोलती है, मैम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो पिंकी, क्या बात है बेटा? वो मैम, कल मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने किसी बच्चे की मदद नहीं करी, ना ही मैं किसी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ मैम, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं असल में क्लास के लिए लेट हो गई थी। क्लास के लिए लेट हो गई थी? लेकिन तुम तो हमेशा स्कूल टाइम पर आती हो, फिर कल क्यों लेट हो गई थी? वो मैम, घर से स्कूल आते समय रास्ते में फलों का बगीचा पड़ता है। रोज स्कूल आते समय मेरा बहुत मन करता था कि मैं उन फलों को चखूं। कल मेरा मन ऐसा ही हुआ और मैं अपने ऊपर संयम नहीं रख पाई, इसलिए मैं वहाँ रुक गई। फल खाते खाते समय का पता ही नहीं चला और मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। अच्छा, लेकिन फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे लगा था मेरे स्कूल लेट पहुंचने की वजह से आप मुझे पनिशमेंट देंगी, मेरा होमवर्क और मेरा साइंस प्रोजेक्ट भी चेक नहीं करेंगी, इसलिए डर के मारे मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। आई एम सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई। मैं आगे से फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगी। कल मैंने आपको सर से बात करते सुना था, तब मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाली। क्या सच में मैम आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं? अगर आज तुमने मेरे से आके सच ना बोला होता तो मैं तुमसे ज़रूर नाराज़ होती। बेटा, झूठ बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन उस झूठ को मानकर माफ़ी मांगने में उससे भी ज़्यादा हिम्मत लगती है। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मुझे अभी भी तुम पर बहुत गर्व है। परेशान मत हो, जाओ और अपनी कक्षा को अटेंड करो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलना बहुत आसान है और हमारा मन हमें कई बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हमें अपने ऊपर संयम रखना है और हमेशा सच का साथ देना है। आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते,
और ना ही हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको हमारा ये पेशकश कैसी लगी। इसलिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहितपूर्ण होगा। मधुबन जंगल के सारे पक्षी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की हर काम में मदद भी किया करते थे। उन सब में बहुत प्रेम था। आपसी सहमति से उन्होंने तोते को अपना राजा चुना था। एक दिन राजा तोते ने सारे के सारे बड़े पक्षियों की सभा बुलाई। उन्हें उनसे ज़रूरी बात साझा करनी थी। मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, मैंने आज आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि चील के आतंक से तंग होकर मैंने उसे इस जंगल से निष्कासित कर दिया है और पिछली पहाड़ी के पीछे रहने का आदेश दिया है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से चील अपनी हरकतों से इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। मैं जानता हूँ हम सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप अपने बच्चों को ये बात समझा दें कि हमें पिछली पहाड़ी के पीछे नहीं जाना है और ना ही चील या उसके परिवार से कोई संबंध रखना है। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा। आप सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतना कहकर राजा तोता सभा को समाप्त कर देता है। अच्छा हुआ कबूतर बहन, राजा ने हमें आगाह कर दिया। अब हमें जाकर अपने बच्चों को चील से सावधान कर देना चाहिए और खुद भी सतर्क रहना चाहिए। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, ऐसे ही करते हैं। घर पहुंचते ही टूनी अपने बेटे शानू को बुलाती है। शानू, आज राजा तोते ने हमें सभा में बुलाया था। उसने हमें बताया है कि जो चील है उसका खतरा अभी टला नहीं है। वो और उसका पूरा परिवार आज भी हम लोगों को शिकार करने के लिए घात लगा के बैठा रहता है। बेटा तुम छोटे हो, याद रखना हमें पिछली पहाड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ चील और उसका परिवार रहता है। माँ की बात सुनकर पहले तो शानू थोड़ा सा सकपकाया। वो फिर बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ना ही पिछली पहाड़ी पे जाऊंगा और ना ही चील के पास जाऊंगा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा माँ। क्या अब मैं कबूतर और तोते के बेटे के साथ खेलने के लिए जा सकता हूँ बाहर माँ? हाँ चले जाओ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। शानू कुछ उदास सा पिछली पहाड़ी के नीचे ही आकर बैठ गया। वो कुछ परेशान लग रहा था। इतने ही उड़ते उड़ते एक चील का बच्चा वहां पर आ गया। क्या बात है शानू भाई, आज तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। आज राजा तोते ने सभी मम्मी पापाओं की सभा बुलाई थी। उसने ये आदेश दिया है कि हम सभी बच्चों को चील और चील के परिवार से दूर रहना है। आज माँ ने भी मुझे समझाया था, लेकिन मैंने माँ से झूठ बोल दिया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने नहीं बताया तो? वो बात ये है कि मैंने आज तक कभी अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोला। आज पहली बार मैंने उनसे झूठ बोला है। और हाँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे अपनी तरह ऊंचा उड़ना सिखाओगे और बिल्कुल अपनी ही तरह घूमना फिरना सिखाओगे। तो लेकिन तुमने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मुझे भी ऊंची उड़ान भरनी है। तुम मुझे कब सिखाओ? ओहो, जल्दी क्या है, सिखा दूंगा। चलो अब हम दोनों छुपम छुपाई खेलते हैं। शानू चिड़े के साथ छोटे चील को खेलते हुए चील के पिता बैठे हुए ऊपर पहाड़ी से देख रहे थे। क्या बात है छोटे, आजकल चिड़ियाओं के बच्चों के साथ तेरी बहुत दोस्ती हो रही है। क्या तू भूल गया कि उन्हीं चिड़ियाओं की वजह से हमें हमारा जंगल छोड़कर यहाँ पहाड़ों पर आके रहना पड़ रहा है? और वो हमारे दोस्त नहीं, वो हमारा खाना है। ये तू कैसे भूल गया और उनके साथ दोस्ती कर बैठा? नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो आपकी हर एक सी मुंह ज़बानी याद है। वो बेवकूफ़ शानू मुझे अपना दोस्त समझता है। मैं तो बस इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप मुझे शिकार करना सिखाएंगे और मैं कब खुद अपने हाथों से उसका शिकार करके खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ,
बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें शिकार करना भी सिखाऊंगा, बहुत जल्दी। इन सब बातों से अनजान शानू चिड़ा चील के साथ दोस्ती करके बहुत खुश था और उसने ये बात अब तक अपनी माँ से छुपा कर रखी थी। एक दिन सोनी कबूतरी ने शानू चिड़े को चील के बच्चे के साथ बात करते हुए देख ही लिया। हे भगवान, ये तो टूनी का बेटा शानू है। ये तो चील के बच्चे के साथ बातें कर रहा है। ये बात तो मुझे जाकर टूनी को बतानी पड़ेगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। सोनी को पता चला कि टूनी फलों के बाग में है और फल इकट्ठे कर रही है। बिना देरी किए सोनी वहीं टूनी के पास पहुंच गई। अरे टूनी, तुम यकीन नहीं करोगे आज मैंने क्या देखा। पिछली पहाड़ी के नीचे तुम्हारा बेटा शानू छोटे चील के साथ बातें कर रहा था। लगता है उसने उसके साथ दोस्ती कर रखी है। लेकिन शानू ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुम सच कह रही हो सोनी? भला मैं तुमसे क्यों झूठ कहूँगी? ये बात हमें चल के राजा को बतानी चाहिए। राजा तोता ही अब इस मुसीबत से मेरी और शानू की रक्षा कर सकते हैं। टूनी और सोनी दोनों राजा तोते के घर पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। परेशान मत हो टूनी, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसे वैसे ही करना। घर आके टूनी ने शानू से कोई भी बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह वो शानू से बोली, बेटा शानू, तुम मुझसे हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें ऊंची उड़ान भरना सीखना है। आज चलो मैं तुम्हें ऊंची उड़ान भरना सिखाती हूँ। क्या सच में माँ, आप मुझे ऊंचा उड़ना सिखाएंगी? हाँ, चलो मेरे साथ। ऊंची उड़ान सिखाने के बहाने टूनी खुद ही शानू को चील की पहाड़ियों की तरफ ले गई। शानू खुश भी था और थोड़ा सा डर भी रहा था, मगर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। वहीं पिछली पहाड़ी के पीछे टूनी ने शानू को दिखाया कि चील अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था और उसने किसी पक्षी को भी मार डाला। ये सब देखकर शानू ने माँ से घर चलने के लिए कहा। घर आकर शानू अपनी माँ से बोला, माँ, आप जानती थी ना कि मेरी छोटे चील के साथ दोस्ती है, इसलिए आप मुझे वहाँ लेकर गई हैं ना माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ना ही ये छुपाना चाहिए था कि मैं चुपचाप चील के बच्चे के साथ घूमता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ ये दिखाने के लिए लेके गई थी कि मम्मी पापा से बातें छुपाने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। आगे से तुम याद रखना, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, कभी कुछ मत छुपाना, ठीक है शानू? हाँ माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा और अब से मैं पिछली पहाड़ी की तरफ भी नहीं जाऊंगा। थैंक यू माँ, आपने मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया। आप सभी से बस हमारी यही विनती है कि अपने बड़ों का कहना मानें और हाँ, हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मधुबन जंगल में रीमा चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वैसे तो उसका घर बहुत आलीशान था, लेकिन पति के देहांत के बाद घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से बोली, माँ, तुम दिन रात घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, आज से मैं भी घर चलाने में तुम्हारी मदद किया करूँगी। पिंकी बेटा, तुमने मेरा ख्याल करा, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मेरी मदद करोगी? नहीं माँ, बेटी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम तो बस एक काम करो, मेरे लिए 3 रोटियां सेक के बांध दो। मैं शहर में जाऊंगी, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा माँ। ठीक है पिंकी, मैं तेरे लिए 3 रोटियां बांध देती हूँ, लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू अपना पूरा ख्याल रखेगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रीमा नहीं चाहती थी कि पिंकी शहर काम पे जाए, लेकिन फिर भी पिंकी की जिद के आगे वो रोते रोते उसके लिए रोटियां बनाकर बांध देती है।
ये ले बेटा पिंकी, जैसा तूने कहा था मैंने तेरे लिए 3 रोटियां बांध दी। याद रहे, अगर ज्यादा उड़ते उड़ते कभी तुझे भूख लगे तो बैठकर इन रोटियों को खा लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। पिंकी रोटी का थैला लेके शहर की ओर उड़ चली। वो मनी मन सोच रही थी कि बस अब उसे कोई काम मिल जाए और वो अपनी माँ की मदद कर सके। वहीं पिंकी को शहर भेजकर उसकी माँ रीमा बहुत दुखी हुई। रीमा के पड़ोस में एक तोता परिवार रहता था। तोते की बीवी मोनी बहुत चालाक थी और साथ के साथ चोर भी थी। उसने पिंकी को एक लाल पोटली लेकर शहर की दिशा की तरफ उड़ते हुए देखा। ये पिंकी लाल पोटली लेके शहर की तरफ क्यों जा रही है? लगता है रीमा ने पैसे देके कुछ सामान मंगवाया है। चलो इसका पीछा करके मैं चुपचाप से इसके पैसे चुरा लेती हूँ, बहुत काम चल जाएगा और कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा। मन में लालच लिए मोनी तोती पिंकी चिड़िया का पीछा करने लगी। इस सबसे अनजान उड़ते उड़ते पिंकी थक गई। उसे बहुत भूख लगी। एक पेड़ के पास जाकर उसने सोचा कि यहीं पर बैठ के भोजन कर लिया जाए। पिंकी को ना तो ये पता था कि उसकी पड़ोसन चोरी के लालच में उसका पीछा कर रही है और ना ही ये पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठी है वो जादुई है और उस पर 3 जादुई परियां रहती हैं। नीचे बैठी बैठी पिंकी सोच रही थी कि सफ़र लंबा है। माँ ने 3 रोटियां दी हैं तो इस समय वो कितनी रोटी खाए। क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं? पिंकी की बात सुनकर ऊपर बैठी हुई परियां डर जाती हैं। अरे बाप रे, आज तो शायद यहाँ कोई खतरनाक पक्षी आ गया, हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। तभी उनमें से एक परी बोली, आप मत डरिए रानी परी, मैं नीचे जाकर देखती हूँ क्या है। अरे ओ चिड़िया, मैं गुलाबी परी हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं तुम्हें एक जादुई कटोरा देती हूँ। इस कटोरे से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। पेट भर कर खाना और फिर यहाँ से चली जाना। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बोली, कटोरे से कुछ मांग कर देखा जाए। भर जा कटोरे खाने पीने के पकवानों से। अरे वाह, ये तो इतने सारे खाने से भर गया। अब मुझे और माँ को कभी खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलो मैं इसे लेके माँ के पास जाती हूँ। अरे वाह, ये तो पैसे से भी बढ़िया कटोरा है। इसे चुरा के तो खाने पीने की सारी समस्या ही हल हो जाएगी। तभी मोनी तोती बाजार जाके बिल्कुल वैसा ही कटोरा ले आई और तुरंत भागकर आई जहाँ पर पिंकी थककर सो गई थी और उसने तुरंत ही वो कटोरा अपने कटोरे से बदल दिया। खुशी खुशी दौड़कर पिंकी अपने घर वापस गई और माँ के पास जाकर बोली, देखो देखो माँ, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए। देखो मुझे क्या दिया है परी ने। इस कटोरे से जो मांगोगे वही मिलेगा। अब हमें खाने के लिए कहीं पर भी नहीं भटकना पड़ेगा। देखो माँ देखो, ये कटोरा उठा के तू कहाँ से ले आई? माँ ये जादुई कटोरा है, मुझे परी ने दिया है। रुको देखो मैं दिखाती हूँ। भर जा कटोरे बड़े बड़े पकवानों से, भर जा कटोरे मिठाइयों से, भर जा कटोरे खाने से। पिंकी के लाख कोशिश करने के बाद भी कोई जादू नहीं हुआ। उसकी माँ ने कहा कि तू शहर जाके पता नहीं क्या क्या कर रही है, आगे से तू शहर नहीं जाएगी। लेकिन पिंकी ने उससे जिद करी और कहा कि माँ मुझे फिर से 3 रोटी दे दो, अब की बार मैं पक्का ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पिंकी फिर शहर जाते वक्त उसी पेड़ पर बैठी और रोटियों को देखकर बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? पिंकी इंतजार करने लगी क्या परी फिर से वापस आती है। उधर परियां फिर से डर गईं। बोली, ये चिड़िया तो दोबारा आ गई। इस बार पीली परी बोली, रानी आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं जाकर देखती हूँ। क्या बात है पक्षी, तुम फिर खाने के लिए यहाँ पर आ गई? तुम्हें हमने कटोरा दिया तो था। तुम भी झूठी हो और तुम्हारा कटोरा भी झूठा, उसमें तो कोई खाना नहीं निकला।
कटोरा छूटा है, ना हम छूटे हैं और ना ही हमारा कटोरा। चलो, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें एक बाल्टी देती हूँ, जिस बाल्टी में से दूध कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, तो भर जा बाल्टी दूध से। ये देख के पिंकी बहुत खुश हुई। उसे लगा अब माँ उससे नाराज नहीं होगी। अच्छा हुआ मैंने इस बार भी पिंकी का पीछा किया। कटोरे के साथ साथ इसकी बाल्टी भी चुरा लूंगी। इस बार भी मोनी ने बड़ी चालाकी से वैसे ही बाल्टी के साथ उस बाल्टी को बदल दिया जो पिंकी को परियों ने दी थी। पिंकी का सोना इस बार भी उसके लिए भारी पड़ा। पिंकी फिर अपने घर जाके माँ को बाल्टी दिखाती है। भर जा बाल्टी दूध से, भर जा बाल्टी दूध से। लेकिन उसमें तो फिर से कुछ नहीं होता। पिंकी, तुम तो सचमुच में शहर जाके बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। ये फिर से क्या उठा लाई? नहीं माँ, सच में परियां हैं। वो मुझे बुद्धू बना रही हैं। सच में परियां हैं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार पक्का आप मुझे 3 रोटियां बना के दीजिए। इस बार मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगी। उन्होंने मुझे 2 बार बुद्धू बनाया, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी माँ। उधर मुनी तोती पिंकी के कटोरे से खाना बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही थी और रईस होती जा रही थी। इस बार पिंकी फिर से उसी परियों के पेड़ पर जाकर बैठी और फिर से बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? परियों को समझ में नहीं आता कि ये पक्षी बार बार यहाँ क्यों आ जाता है उन्हें खाने के लिए। इस बार वो तीनों एक साथ जाने का फैसला करती हैं और सोचती हैं कि इस बार इस किस्से को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। अरे ओ पक्षी, मैं रानी परी हूँ। ये बताओ, तुम बार बार यहाँ हमें खाने क्यों आते हो, जबकि मेरी दोनों परियों ने तुम्हें इतने सारे उपहार दे दिए हैं? आपकी दोनों परियां झूठी हैं। उन्होंने मुझे झूठे उपहार दिए। घर जाके किसी भी उपहार में से ना खाना निकला, ना ही दूध। रुको परियों, गुस्सा मत करो। मैं अभी जादू से पता करती हूँ कि इसके पीछे क्या माजरा है। रानी परी को पता चल जाता है कि ये तो सब मोनी तोती की चालाकी है। वो ही चुपचाप पिंकी के सो जाने के बाद उसका सारा सामान चुरा लेती है। सुनो चिड़िया, इसमें मेरी परियों की कोई गलती नहीं। तुम्हारी पड़ोसन मुनी तुम्हारा पीछा करती है और जो भी सामान हम तुम्हें देते हैं वो उसको बदल देती है। सुनो, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा सामान दूंगी जिससे तुम उसकी चोरी भी पकड़ लोगी और अपना सारा सामान भी वापस ले लोगी। इस बार भी मोनी तोती वहीं गई जहां पिंकी हर बार सो जाती है। पिंकी सोने का नाटक कर रही थी। मोनी को नहीं पता था और वो ये ढूंढने लगी कि इस बार परी ने उसे क्या सामान दिया है। मोनी को देखकर पिंकी तुरंत उठकर बैठ जाती है और बोलती है, बांध मेरी रस्सी, मार मेरे बेलन, बांध मेरी रस्सी, मार मेरे बेलन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा सामान नहीं चुरा कर बदलना चाहिए था। मुझे माफ कर दो पिंकी। चोरी करना बहुत गलत बात होता है। आपको मेरा सामान चुरा कर मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। आप मुझे मेरा सारा सामान वापस दे दीजिए और मुझसे वादा करिए कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो पिंकी। फिर पिंकी खुशी खुशी सारा सामान अपनी माँ के पास लेकर जाती है। उनको अब अपना जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं आती। परी की वजह से अब उनके पास खाना और दूध की कोई कमी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, आप हमारा वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके की कहानियाँ आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर्दियों का मौसम था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी, इतनी कि लोगों की हड्डियां तक कांप जाएं। ऐसी ही एक सर्दी की रात में पिंकी और उसकी बहन चिंकी और रिंकी तीनों बाहर थे। अरे बाप रे पिंकी दीदी, यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो ठंड से कांप रही हूँ। कुछ तो कीजिए पिंकी दीदी। उधर उनकी सौतेली माँ उन्हें घर में ना पाकर उन्हें रात को ही ढूंढने निकल पड़ती है।
पता नहीं कहाँ मर गई तीनों की तीनों। जैसे ही मिलेंगी इनकी खबर लेती हूँ। अपने भाई कबूतर से इनको खूब पिटवाऊंगी। पता नहीं कहाँ चली गई। पिंकी, रिंकी। अच्छा, तो यहाँ हो तुम तीनों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताए बिना घर छोड़कर भागने की। चलो तुम घर, तुम्हारी खैर नहीं। नहीं माँ, हमें माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। घर आकर माँ ने उनको जमकर फटकार लगाई और कहा कि आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी ना करे, वरना उनकी खैर नहीं। और उसने अपने भाई कबूतर से पिंकी चिड़िया को खूब मार पड़वाई। लेकिन इन तीनों बहनों की हालत पहले ऐसी नहीं थी। अपनी माँ के गुजर जाने से पहले ये तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थीं। माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने सोचा कि मैं अकेले इन तीनों का लालन पालन कैसे करूँगा, कमाने कैसे जाऊँगा। फिर उसने ये सोचा कि उसे एक दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों की खातिर वो दूसरी शादी कर कर घर वापस आता है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी नई पत्नी उसके बच्चों का खूब ख्याल रखेगी। मगर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। माँ, हमें भूख लगी है। हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए माँ। चलो हटो, मैं और तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नौकरानी समझा है क्या? अपने लिए जाके कुछ बना लो और साथ में मेरे लिए भी बढ़िया सा नाश्ता बना के लाओ। वो तीनों बच्चियों से बहुत काम करवाती। कोई खाना बनाता तो कोई कपड़े धोता। पिंकी दीदी, हमें कितना काम करना पड़ता है। हम कितने अभागे हैं कि हमारी माँ नहीं है। अगर वो होती तो हमें दिन रात यूँ काम ना करना पड़ता, है ना पिंकी दीदी? एक दिन रात को मौका देखकर तीनों बहनें घर से भाग गईं। उन्हें लगा अगर वो किसी तरह शहर अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता दें तो वो सब ठीक कर देंगे। पर अचानक न जाने कैसे बहुत तेज तूफान और हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे पिंकी दीदी, ये तो बारिश हो गई। मेरे तो पंख भी भीग गए हैं। हम नहीं उड़ सकते। क्या करें पिंकी दीदी, कुछ तो बताइए। अब हम कैसे शहर पहुंचेंगे? पता नहीं रिंकी और चिंकी, माँ के गुजर जाने के बाद लगता है हमारा तो नसीब ही खराब है। मुझे नहीं लगता अब हम पिताजी के पास पहुँच पाएंगे। तभी अचानक वहाँ एक बंदर आ जाता है। डरने की जरूरत नहीं है बहनों, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। बारिश में मत भीगो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बंदर उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जब तक चाहे तब तक इस घर में रह सकती हैं और जब मन करे तब अपने पिता के पास शहर जा सकती हैं। तभी वहाँ एकदम माँ चिड़िया आ जाती है। हे भगवान, माँ को कैसे पता चला हम यहाँ हैं? आहा, मिल गई। तो यहाँ हो तुम तीनों बदमाश। तुम्हें क्या लगता है इस बंदर के घर में तुम छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? अपने पापा के पास जाना चाहती थी ना? मेरी शिकायत करोगी? हाँ, अभी बताती हूँ। और तू बंदर मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ करेगा, मेरे पति के पास भेजेगा। तुझे भी अभी बताती हूँ, रुक। तभी वो बंदर वहाँ से गायब हो जाता है और जोर से बिजली कड़कती है और वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तुम्हारी माँ चिड़िया मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बहुत दिनों से मेरी नजर तुम्हारी इस माँ पर है। रुको अभी, इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। मेरे भक्तों को तंग करोगी? भगवान, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। हे प्रभु बजरंगबली, हमारी माँ को क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारी असली माँ इतनी अच्छी थी, आपकी इतनी बड़ी भक्त थी। इन्हें भी क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं एक चेतावनी देता हूँ। मेरे भक्तों को आज के बाद तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के बजरंगबली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं बच्चों। मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, बहुत प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दो।
कोई बात नहीं माँ, हनुमान जी की कृपा से आज हमें हमारी माँ वापस मिल गई। अब हम साथ साथ खुश रहेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिंकी, ओ पिंकी, सुनती हो या नहीं? सुबह के 6 बज गए हैं। स्कूल जाने के लिए तैयार होना भी है या नहीं? हाँ माँ, तैयार हो ही गई हूँ। आप बताइए, आपने मेरा टिफिन रेडी कर दिया? क्या बनाया है आज आपने मेरे लिए? तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ, आप भी हमेशा मेरे लिए वही आलू की सब्जी बना देती हैं। आपको पता है, मेरे दोस्त स्कूल के अंदर कभी बर्गर, कभी पास्ता और कभी पनीर की सब्जी लेकर आते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है कि अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। थोड़ा बहुत कमा के जितना पैसा मिलता है उससे ही हम गुजारा करते हैं। तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, फिर जो मन करे वो खा लेना। मायूस पिंकी बिना टिफिन लिए ही स्कूल की ओर उड़कर चली गई। उधर माँ चिड़िया परेशान हो गई कि वो अपने बच्चे की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाई। वो दूसरों के घर पर खाना बनाकर अपना घर चलाती थी। दुखी मन से वो अपने काम पर चली गई। क्या बात है रीमा, आज तुम फिर से लेट हो गई? क्या बताऊं दीदी, उस पिंकी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। हर बार उसी की वजह से लेट हो जाती हूँ। ना तो उसका पढ़ाई पे ध्यान रहता है, ना ही किसी काम काज में। फिर तो उसे समझाओ रीमा, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फिर तुम्हारी तरह ही घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। उसी दिन शाम को पिंकी आकर रीमा से कहती है, हमारे स्कूल में बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं और मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उसकी फीस 1500 रुपये मुझे जमा करने हैं। आप मुझे 1500 रुपये दे दीजिए। 1500 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है पिंकी। मुझे नहीं पता, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। आप बस मुझे 1500 रुपये दे दीजिए। ठीक है बाबा, ले लेना 1500 रुपये। चलो, बहुत रात हो गई, अब जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय रीमा ने यह तय कर लिया था कि वह इस बार पिंकी का दिल नहीं तोड़ेगी। तभी उसकी नज़र एक काम करते हुए कौवे पर पड़ती है। वो कौवा लकड़ी काट रहा था। वो उसके पास आती है और सोचती है कि इसी से कुछ काम मांग लूं। भैया, क्या मेरे लायक कोई काम है? इस समय मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। काम तो है, मगर क्या तुम कर पाओगी? हाँ, ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो फिर ये सारी लकड़ियां उठाकर शहर चलो, इन्हें मैं वहां पर बेचूंगा। बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा। ठीक है, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। रीमा लकड़ी का भारी गट्ठर लेके उड़ नहीं सकी, फिर भी वो पैदल ही शहर की तरफ चल पड़ी। पहुंचकर उसने पिंकी को पैसे दिए। ये लो पिंकी, तुम्हारी पिकनिक के लिए पैसे। अरे वाह मम्मी, अब तो मैं पिकनिक पर जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करूंगी। मम्मी ने मुझे पिकनिक के पैसे दे दिए। मैं सभी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी। वहाँ पर हम लोग खूब मजे करेंगे। ये जब शाम को पिंकी घर आई तो उसने अपनी माँ को बिस्तर पर बीमार देखा। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, आज तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है क्या? जल्दी से दे दो। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना ही मैं काम पर गई हूँ और आज तो खाने पर भी कुछ नहीं बना पाई हूँ। तो माँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर पिंकी अपनी माँ को लेकर डॉक्टर चिड़िया के क्लिनिक में पहुंचती है। आप प्लीज मेरी मम्मी को चेक कर लीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दिखाओ तो जरा। लगता है तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट है और पंखों पर भी जख्म हुए हैं। क्या तुमने कोई बहुत भारी सामान उठाया है? माँ डॉक्टर को सारी कहानी बताती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ और हाँ, अब से भारी सामान बिल्कुल मत उठाना और आराम करना। पिंकी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है।
उसके मन में बहुत ही अफसोस था क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए ही इतनी मेहनत करी थी। अगले दिन सुबह। अरे पिंकी, आज तो तुम बड़े जल्दी तैयार हो गई। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी पिकनिक पे जाने की जिद की वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी और बीमार बनना पड़ा। अब से मैं ऐसी कोई जिद नहीं करूँगी। जो तुम बोलोगी वही करूँगी। खूब पढ़ूंगी और बड़े होकर तुम्हारी भी मदद किया करूँगी। मेरी प्यारी पिंकी।